नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर, जहां पर प्रतिदिन आपसे अलग अलग सब्जेक्ट के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले अर्थशास्त्र के टॉप 10 प्रश्न, जिनके आगे भी कई एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटोज़ भी इंक्लूड की हुई हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है, तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय मुद्रा मुद्रण संस्थान स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैसूर। भारत सरकार द्वारा देश में 4 जगहों पर नोटों की छपाई की जाती है। वो कौन कौन से 4 स्थान हैं? तो नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इन्हीं 4 जगहों पर नोटों की छपाई की जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैसूर। ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ नोटों के फोटोज, जिनसे पेपर में क्वेश्चन बन जाता है कि इनके पीछे कौन सा चित्र अंकित है। तो 2000 के नोट के पीछे दोस्तों भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मंगलयान का चित्र अंकित है, और 500 के नोट के पीछे लाल किले को दर्शाया गया है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में भारत का संपूर्ण विदेशी मुद्रा भंडार रखा जाता है। अब दोस्तों, आरबीआई, जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और कितने रुपए की लागत के साथ? तो 5 करोड़ लागत के साथ इसकी स्थापना की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ये 3 फैक्ट आपको आरबीआई के बारे में याद रखने हैं। ये देख सकते हैं, ये आरबीआई का लोगो। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि आरबीआई के लोगो में कौन सा चित्र वर्णित है। तो ताड़ के पेड़ के सामने एक बाघ, ये आरबीआई का लोगो है। और इसका हेडक्वार्टर जो है महाराष्ट्र, मुंबई में है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रांति के दौरान कृषि क्षेत्र का समग्र विकास हुआ? तो दोस्तों, अभी तक जितनी भी क्रांति हुई हैं उन सभी का कृषि के क्षेत्र में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है, लेकिन यहाँ पे समग्र विकास की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इंद्रधनुष क्रांति, क्योंकि इंद्रधनुष क्रांति में सभी क्रांतियों को समाहित किया गया है, और सभी क्रांतियों का जो प्रभाव इसमें तभी समग्र रूप से पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इंद्रधनुष क्रांति। और इन सभी क्रांतियों को मिलाकर इंद्रधनुष क्रांति देने का नाम जो है वाजपेयी सरकार में हुआ था वर्ष 2001 में। तो देख सकते हैं भारतीय कृषि के क्षेत्र में जो जो क्रांति हुई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें जो प्रमुख है वो है श्वेत क्रांति। कई बार ये प्रश्न बनता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है, जो कि भारतीय राज्य गुजरात से संबंधित थे। इनके जन्म दिवस अर्थात 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। और ये हरित क्रांति, ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति में किन फसलों की पैदावार खूब अच्छी हो गई थी? तो गेहूं और चावल की पैदावार खूब अच्छी हो गई थी। और किन 3 राज्यों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था? तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। और वर्तमान में भी गेहूं चावल की सबसे ज़्यादा पैदावार इन्हीं तीनों राज्यों से होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय ग्रामीण जीवन। वर्ष 2005 में यूपीए सरकार ने एक योजना बनाई, भारत निर्माण, जिसके तहत भारतीय ग्रामीण जीवन के बुनियादी ढांचे को सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था। इसका राइट आंसर होगा भारतीय ग्रामीण जीवन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, और इसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाजार में एक बाजार या उद्योग का एक विक्रेता द्वारा प्रभुत्व होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा एकाधिकार। एकाधिकार एक ऐसी स्थिति है
जब मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर सामान को केवल एक ही विक्रेता द्वारा सप्लाई किया जाता है, तो इस स्थिति को एकाधिकार या इंग्लिश में मोनोपोली कहते हैं। जैसे बात करें वर्ष 2016 में जब जियो 4G लॉन्च हुआ था, तो उस समय अदर कंपनी जो है 3G और 2G प्रोवाइड कर रही थी सेवाएं। तो उस समय लगता था कि टेलीकॉम की इंडस्ट्री में जियो 4G का जो है एकाधिकार हो जाएगा, क्योंकि अदर कंपनियां उससे टक्कर नहीं ले पा रही थी। तो ये होता है एकाधिकार, जब जो है एक कंपनी सर्वाधिक ताकतों के साथ मार्केट पे हावी हो जाए, तो इस स्थिति को एकाधिकार कहते हैं। मोनोपोली, इसके क्या क्या सिम्टम हैं? तो जब एकाधिकार हो जाता है तो इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है कि वो कंपनी जो है प्राइस मेकर हो जाती है, यानी कि कीमतों को अपने मन मुताबिक घटा बढ़ा सकती है। और क्या होता है? बैरियर्स टू एंट्री, यानी कि वो अदर कंपनी को बाधाएं उत्पन्न कर देती मार्केट में आने से। और क्या होता है? फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई, यानी कि सप्लाई पर उसका पूरा कंट्रोल होता है और ये जो है विशेष उसका एकाधिकार हो जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए लगाए गए अस्थायी कर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है उपकर। सरकार जो है कई बार किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर के साथ साथ किसी वस्तु विशेष पर उपकर भी लगा देती है। इसका लक्ष्य होता है उससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो, जिससे वो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसलिए इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपकर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, आर्थिक उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कई अध्ययन किए जाते हैं। इसलिए इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग को सूर्योदय वाले उद्योग के रूप में जाना जाता है? अब ये सूर्योदय वाला उद्योग क्या होता है? तो जैसे सूर्य उगता है तो वो छोटा होता है और धीमे धीमे आकार में बड़ा होता जाता है। उसी प्रकार ऐसे उद्योग जिनका पहले हमारी जीडीपी में कम योगदान था, लेकिन वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे उद्योगों को कहते हैं सूर्योदय वाले उद्योग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी। वर्ष 1998 में सूचना प्रौद्योगिकी का IT इंडस्ट्री का हमारे देश की जीडीपी में 1.2% योगदान था, लेकिन वर्तमान में इसका योगदान बढ़कर हो गया है 7.7%, यानी कि इसका योगदान जो है वो दिन प्रतिदिन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT सेक्टर, जिसे सूर्योदय वाले उद्योग के रूप में जाना जाता है। देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। चलैया समिति द्वारा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों की जांच की गई थी? तो वर्ष 1991 में भारत सरकार ने कर प्रणाली में सुधार लाने के लिए राजा चलैया की समिति की नेतृत्व में कमेटी गठन की थी, जिसका नाम था चलैया समिति। तो इसका गठन करने का उद्देश्य था कर प्रणाली में सुधार लाना। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर। अब दोस्तों इस कमेटी ने 1991, 92 और 93 में 3 साल लगातार अपनी रिपोर्टें पेश की थी। अब 92 और 93 में इन्होंने सरकार को VAT यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगाने का भी सुझाव दिया था। तो ये समिति जो है कर प्रणाली से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आशा करते हैं आपको हमारा अर्थशास्त्र का सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, और कुछ कहना हो वीडियो कैसी लगी ये बताने के लिए कमेंट करें। थैंक यू।